अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज जो है हमने पढ़ना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो भी बच्चा या जो भी इंसान इस टॉपिक को छोड़ेगा तो समझ लीजिए आगे वाले जितने भी टॉपिक्स हैं उसको समझ नहीं आने और ना ही उसको समझ आ पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है फिज़िक्स के अंदर और बहुत जगह पर इस्तेमाल होती है। याद रखिएगा, जैसे केमिस्ट्री के अंदर आपके पास जो मॉलिक्यूलर मास और एम्पिरिकल फार्मूला और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, इसी तरह से फिज़िक्स के अंदर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलें आए इसको शुरू करते हैं। मैंने इसकी इंपॉर्टेंस बता दी है। अच्छा, ये पेपर में नहीं आता, पेपर में इससे रिलेटेड टॉपिक आते हैं आगे वाले, लेकिन ये नहीं आता। लेकिन आगे वाले टॉपिक कभी समझ नहीं आएंगे अगर ये समझ नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक छोटी सी डिटेल दे दूँ ग्रुप की फ़ीस हमारी 2000 है। ये 2000 आपने साल में एक दफ़ा देना है, ठीक है। अच्छा, अब इस फीस के अंदर आपको गैस पेपर, मॉडल पेपर, ठीक है, नोट्स और उसके अलावा ऐसे का PDF, टेस्ट सेशन, लाइव सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, न्यूमेरिकल का PDF, उसके अलावा सॉल्व न्यूमेरिकल का PDF और सब कुछ आपको ग्रुप में मिलेगा। याद रखिएगा, ये फ़ीस सिर्फ साल में एक बार देनी है। और फ़ीस बढ़ाई क्यों है? क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई होती जा रही है, जिसकी वजह से हमें मजबूरन इस फ़ीस को बढ़ाना पड़ा है। और मैंने वीडियो बना के वजह भी पूरी एक्सप्लेन कर दी थी आपके सामने, ठीक है। अच्छा चलो, अब आओ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का बस ये याद रख लो, ये लोकेशन बताने के लिए इस्तेमाल होता है। ये किसी भी वेक्टर की या किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की लोकेशन बताने के लिए आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इस्तेमाल करते हो। याद रहेगी ये बात। ये किस लिए इस्तेमाल होता है? लोकेशन बताने के लिए। सिर्फ लोकेशन बताने के लिए नहीं, और भी चीज़ें बताता है, लेकिन ज़्यादातर इसका जो काम है, मेन इसका जो काम है वो लोकेशन बताना है। अच्छा, ये ग्राफ टाइप चीज़ ही है, ये और कुछ नहीं है, ये ग्राफ टाइप चीज़ ही है, ग्राफ ही है। अच्छा, अब देखो ये होता कैसे है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके अंदर आपके पास होते हैं एक्सिस, ठीक है। एक एक्सिस आपके पास हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक एक्सिस हो गया पॉजिटिव वाई एक्सिस। इन दोनों एक्सिस के दरमियान जो एंगल होता है वो 90 का होता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी इसे कहा जाता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम भी इसी को कहा जाता है। इसमें एक और एक्सिस भी आता है जो कि आपके पास होता है जी एक्सिस। अब याद रखना, ये जी एक्सिस जो है ये एक्स एक्सिस से भी 90 पर होगा, वाई एक्सिस से भी 90 पर होगा। एक्स एक्सिस से भी 90 पर होगा और वाई एक्सिस से भी ये 90 पर होगा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों इस्तेमाल किया जाता है, तो आपने उसे बताना है ये वेक्टर की या किसी भी चीज़ की लोकेशन बताने के लिए इस्तेमाल होता है। आपसे अगर मैं पूछ लूँ मैप क्यों इस्तेमाल होता है, बगैर झिझके, बगैर टाइम लिए आप बोलोगे लोकेशन बताने के लिए, है ना। तो इसी तरह से ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी लोकेशन बताने के लिए इस्तेमाल होता है कि कोई चीज़ आपके पास कहाँ पर है। और साथ ही साथ सिर्फ लोकेशन नहीं बताता, मैग्नीट्यूड भी बताता है आपको। ये भी बताता है कि जो वेक्टर है वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, और बहुत सारी चीज़ों की ये डिटेल्स देता है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेक्टर की स्टार्ट इस सिस्टम से शुरू होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, अब इसको ड्रॉ कैसे करते हैं मैंने बता दिया। याद रखना, हमेशा इस बात को याद रखना, एक्स एक्सिस, ठीक है, आपके पास जो आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जो आपका जेड एक्सिस है, ये परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर होते हैं ईच अदर, एक दूसरे के। यानी इन तीनों के दरमियान 90 का एंगल होता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान 90 का एंगल है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के दरमियान 90 का एंगल है, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस, इन तीनों के दरमियान 90 का एंगल बनता है। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। आपके पास इसके अंदर आपके पास वैल्यूज़ होती हैं 1, 2, 3, ठीक है। मैंने कहा था ना लोकेशन बताने के लिए, अभी आप खुद ही लोकेशन बता दोगे कि कहाँ पर जो है वो वेक्टर बनेगा। अच्छा, 1, 2, 3, ठीक है। इसको अपने पास एज इट इज़ नोट डाउन करो। फिर मैंने आपसे पूछना है 1, 2, 3। आपके पास एक वेक्टर है, मैंने आपको कह दिया फाइंड द लोकेशन, ठीक है, फाइंड द लोकेशन।
LOCAT, लोकेशन, यहाँ प्लॉट अ पॉइंट ऑन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा, आपके पास है 1 2 3। अब आप मुझे बताओ इस पॉइंट को इस ग्राफ में कैसे बनाओगे। देखो, मुझे आप लोगों के कमेंट सेक्शन में मैसेज मिल रहे थे जब मैं मैथमेटिक्स करा रहा था और ये वेक्टर चैप्टर उसमें करा रहा था, तो मैंने क्या बोला था, इस पूरे वेक्टर चैप्टर की एक्सप्लेनेशन फिजिक्स के अंदर मौजूद है, इसका अभी सोल्यूशन देख लो, मैं इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन वहाँ पे कर दूंगा। क्योंकि अभी देखो, ये सिर्फ एक एक टॉपिक एक्सप्लेन करने में मुझे 15-15 20-20 मिनट लगेंगे, तो मैथ में पॉसिबल नहीं था, इसलिए यहाँ एक्सप्लेन डिटेल में करूँगा। अब मैंने आपको कहा आप स्टूडेंट्स आए मेरे पास और इस पॉइंट को इस ग्राफ में बना दें। बना लेंगे? जी सर, हम बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे बनाएंगे? याद रखिएगा, ये x है, ये y है, ये z है, हमेशा ऐसी ही होगा। एक और चीज़, अगर इनमें से कोई भी ज़ीरो होगा तो आप पॉइंट को ज़ीरो लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल y ज़ीरो है तो मैं क्या ऐसे लिखूँगा, x आपके पास है 1, y आपके पास है 0, z आपके पास है 3, तो क्या मैं ऐसे लिखूँगा 1 2 1 3 ऐसे लिखूँगा, या फिर ऐसे लिखूँगा, या ऐसे लिखूँगा 1 0 3। अब आपने मुझे बताना, क्योंकि यहाँ पर आप कंफ्यूज होते हैं इसीलिए ये बना रहा हूँ। आप मुझे बताएं मैं कैसे लिखूँगा, 1 वाला राइट है या 2 वाला राइट है? जी बिल्कुल ठीक सर, 1 वाला राइट है। 1 वाला क्यों राइट है? क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है। ये गलत है। अगर कोई भी एक्सिस 0 है, यानी कोई भी पॉइंट पर जो एक चीज़ है, एक जो कंपोनेंट है वो 0 है, तो आप उसको 0 लिखेंगे। ये हमेशा x की जगह रहेगी, चाहे वो पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए या 0 आए। ये हमेशा y की जगह रहेगी, चाहे वो पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए, 0 आए। ये हमेशा z की जगह रहेगी, चाहे वो पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए, 0 आए। याद रहेगी बात? इंशाल्लाह याद रहेगी। बिल्कुल ABCD समझा रहा हूँ, कोई हार्ड चीज़ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल ABCD। असल सवाल ये था कि इसको ज़रा इधर बना के दिखाएं, इसको ज़रा इधर बना के दिखाएं। तो कैसे बनेगा? x क्या है? 1, 1 पर आ गया। y क्या है? 2, 2 पर आ गया, ठीक है। अब z हमारे पास 3 है। अब बोट 2 डायमेंशन होता है, हमेशा इस बात को अपने दिमाग में रख लो, बोट 2 डायमेंशन है। बोट कितने डायमेंशन है? 2 डायमेंशन है। x एक्सिस है, इधर नहीं बनाता हूँ, बोर्ड में आपके पास x एक्सिस है, y एक्सिस है, x एक्सिस है और y एक्सिस है। अब इसमें z एक्सिस कैसे बनेगा? क्योंकि z एक्सिस तो अंदर की तरफ होगा। कैसे? ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये हो गया हमारा y एक्सिस जो कि मैंने बोर्ड पे ड्रॉ कर लिया। अब ये वाला एक्सिस कैसे ड्रॉ करूं जो मेरी तरफ आ रहा है? ये नहीं ड्रॉ हो सकता, क्यों? क्योंकि ये मेरे अंदर की तरफ जा रहा है। बोर्ड में अंदर ऑप्शन नहीं है ड्रॉ करने का, ये 2D है, 3D फिगर्स को नहीं दिखा सकता हमारा बोर्ड, इस कैपेबल नहीं है, ठीक है। बोर्ड इज़ नॉट कैपेबल टू शो द 3D डायग्राम। अच्छा, तो अब z एक्सिस तसव्वुर कर लेते हैं, यहीं पर आ जाएगा। तो अब हमारे पास पॉइंट कहाँ बन रहा है? यहाँ पर कि 1, 2, 3, ठीक है। तो ये आ गया आपका y, ये आ गया आपका x और यहाँ से आ गया आपका z, ठीक है। इस तरह से कुछ करके z आ गया। तो ये इस तरह से ड्राइंग बनेगी और ये 3D शेप बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कभी नहीं भूलोगे, ए से लेके बी तक समझाया। अब इसी में कोई वेक्टर बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे वो भी आ रहा है ना, तो इसी में वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। याद रखना ये x वाली लाइन रहेगी हमेशा, और कभी भी आप इसे y नहीं कर सकते, इसे हमेशा x ही बनाना। इसे कभी भी आप z नहीं कर सकते, इसे y बनाना। इसे कभी भी x नहीं कर सकते, इसे z ही बनाना, ठीक है। तो ये समझ में आ गई बात। अब कोई पोजीशन वेक्टर है जो यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर। अब इस पॉइंट को देखकर मुझे बताओ x एक्सिस पे कितना है, y एक्सिस पे कितना है, z एक्सिस पे क्या वैल्यू ला रहा है, ठीक है। आप मुझे बताओ सबसे पहले x एक्सिस पे कितना बन रहा है? बिल्कुल सही सर, 3 बन रहा है, क्योंकि 3 के ऊपर है। y एक्सिस पे कितना बन रहा है? सर y एक्सिस पे भी 3 पे बन रहा है, z एक्सिस पे भी 3 पे बन रहा है, ठीक है। समझ गए ना? अब ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे, इसको अपने पास ड्रॉ करना। अच्छा, अब आ जाओ, ये तो हमारे पास हो गई बातें। अब ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को इससे पढ़ लेते हैं। ये डेफिनेशन है, एज इट इज़ लिख लेना अपने पास। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी लिखा हुआ मिलेगा, कार्टेशियन सिस्टम भी लिखा हुआ मिलेगा, सिर्फ कोऑर्डिनेट सिस्टम भी लिखा हुआ मिलेगा। मैं भी जब पढ़ाता हूँ तो कार्टेशियन सिस्टम भी कहता हूँ, कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहता हूँ, या पूरा नाम भी ले लेता हूँ
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, बात एक ही है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ 3 मल्टी म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। अब देखो म्यूचुअली परपेंडिकुलर का क्या मतलब है कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी ऐसा नहीं है कि 2 परपेंडिकुलर है एक नहीं है, या 1 परपेंडिकुलर है 2 नहीं है, नहीं, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं यानी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसमें एक्स एक्सिस होता है वो ये आ गया, इसमें वाई एक्सिस होता है वो ये आ गया, इसमें जी एक्सिस होता है या जेड एक्सिस होता है वो ये आ गया, विथ कॉमन इनिशियल पॉइंट। अच्छा, इनका इनिशियल पॉइंट कॉमन होता है जो कि मैंने नहीं बताया, वो क्या है, वो ये है, ये वाला पॉइंट ओरिजिन। अगर आपको पूछ लिया जाए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इन तीनों में कौन सा पॉइंट कॉमन होता है तो वो ओरिजिन होता है। ये तीनों लाइन हमेशा एक जगह पर आके मिलेंगी और उस जगह को आप कहते हैं ओरिजिन, और इसी पर तमाम चीज़ें ड्रॉ करी जाती हैं, ओरिजिन। और अगर कोई चीज़ ज़ीरो से शुरू हो रही है तो समझ लेना वो ओरिजिन से शुरू हो रही है, ठीक है। ओरिजिन देख लो लिखा हुआ भी है, यूज टू फाइंड आउट लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट। अब लोकेशन पता करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, मैप। तो ये भी एक तरीके का मैप है, लेकिन इस मैप में आप वेक्टर्स की लोकेशंस को पता कर रहे होते हैं। और याद रखना ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकेशन आती है, उसका मैग्नीट्यूड भी आ जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 न्यूटन की फोर्स है तो आप इसके ऊपर उसे ड्रॉ कर देते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस का इस्तेमाल कर कर। अब उसकी आपको जो है वो दोबारा 10 मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालोगे, एफ इज इक्वल टू होल रेडिकल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मैग्नीट्यूड लेकर, ठीक है, सिंपल कह लो। अच्छा, अब हम इसको अपने और आगे की तरफ ले चलते हैं। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर सबसे पहले इजीली याद रखो लोकेशन बताने के लिए इस्तेमाल होता है, या किस लिए इस्तेमाल होता है, देखो यहाँ लिखा हुआ भी है डायरेक्शन, ठीक है, लोकेशन या डायरेक्शन। अब लोकेशन और डायरेक्शन क्या है कि कोई चीज़ किस एक्सिस में है, ये है आपके पास लोकेशन या डायरेक्शन। कोई चीज़ किस एक्सिस में है ये आपके पास डायरेक्शन है। मैं आपसे बोलूँ बाहर जाओ, आप बाहर तो चले जाओगे लेकिन गेट से बाहर जाने के बाद कंफ्यूज हो जाओगे, मैंने कहाँ जाना था, मैंने तो आपको बताया नहीं आपको कहाँ जाना था, बस मैंने कहा बाहर जाओ। अक्सर पिकनिक का प्लान बनता है, कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग कि भाई हॉर्स बे जाना है, सी व्यू जाना है, 2 दरिया जाना है, कहाँ जाना है, समंदरी इलाके में भी जाना है तो कहाँ जाना है, लोकेशन डायरेक्शन चाहिए होती है ना। तो इसी तरह से ये यूनिट वेक्टर आपके पास डायरेक्शन बताने के लिए इस्तेमाल होता है। अब आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ लिया, अब आपके लिए सारी चीज़ें आसान। अच्छा, अब ये जो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ये मैं मिटा रहा हूँ, ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए समझाया था, और ये आपको हर जगह मिलेगा भी नहीं इस तरह लिखा हुआ, ठीक है, बना हुआ, ये सिर्फ समझाने की पर्पज़ के लिए ड्रॉ किया जाता है। अच्छा, अब आपके पास एक वेक्टर है, अब आपके पास एक वेक्टर है, आपके पास एक वेक्टर है, इसको थोड़ा सा हम और एक्सटेंड कर देते हैं, 4 भी इसमें ले आते हैं ताकि ये थोड़ा और हमारे पर डिटेल्ड हो जाए। एक वेक्टर है आपके पास जो कि बन रहा है 2, 3 और 4 कर, ठीक है। अब इसकी आपने डायरेक्शन पता करनी है तो आपको चाहिए होगा यूनिट वेक्टर, यानी इसकी डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी है तो आपको चाहिए होगा कौन सा वेक्टर, आपका यूनिट वेक्टर जो है वो आपको इसका चाहिए होगा। अब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला चेक करो, आप इसको किसी भी चीज़ से डिनोट कर सकते हो, बहुत जगह इसे यू से डिनोट किया जाता है या इसे ए से डिनोट किया हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि यू ही लिखो, क्योंकि आपकी मैथ की बुक में इसे यू लिखा गया था, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि यू ही लिखो, ए लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ ए लिखूँगा क्योंकि इन्होंने ए लिखा हुआ है, ये ए, इस वेक्टर का जो नाम है वो ए है, कैपिटल ए। अब यूनिट वेक्टर इस तरह निकलेगा, और याद रखना यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू होती है 1 होती है। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ इसको इस्तेमाल करना है डायरेक्शन पता करने के लिए कि कोई एक्सिस किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है, यानी कोई चीज़ किस डायरेक्शन में है, कितनी किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस में कितनी है, वाई एक्सिस में कितनी है, जेड एक्सिस में कितनी है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, ये बात याद रखना ज़िंदगी में हमेशा। तो आपके पास ए का मैग्नीट्यूड, सॉरी ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पर बुक में एक छोटी सी मिस्टेक है, आप देख लो, नज़र आ रही होगी टेढ़ा करके, है ना, कि इन्होंने सिर्फ ए लिख दिया है, तो वो ए लिखने का मकसद ये है कि ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैं इसको ऐसे करके लिख रहा हूँ, ए का मतलब है ए का मैग्नीट्यूड ही आपने पता करना है। अब मैग्नीट्यूड कैसे पता करते हो, बेसिकली सिर्फ ए से डिफाइन नहीं होता मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड डिफाइन करने के लिए आपको उसके ऊपर एरो हेड, उसके साथ आपको जो है वो ये चाहिए होता है,
मैग्नीट्यूड आपको पता करने के लिए चाहिए होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अच्छा, ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू, ये जी की वैल्यू, ठीक है। ये एक्स एक्सिस से देख के बनाया, ये वाई एक्सिस से, ये जेड एक्सिस से देख के बनाया। तो इस तरह आप यहाँ पुट करो। और ए वेक्टर कैसे लिखोगे? ए वेक्टर आपने लिखना है, इस पॉइंट से ए वेक्टर कैसे लिखा जाएगा? इस पॉइंट से ए वेक्टर ऐसे लिखा जाएगा। देखो मैंने कहा ना ये यूनिट वेक्टर है, सिर्फ डायरेक्शन बताएगा। तो सबसे पहले आपने आई लिख दिया, क्योंकि आई आपके पास एक यूनिट वेक्टर है। अब आप बोलोगे सर ए भी यूनिट वेक्टर है, आई भी यूनिट वेक्टर है, ये कैसे? देखो ए यूनिट वेक्टर है वो टोटल के लिए है, टोटल यानी एक्स एक्सिस में कितना है, वाई एक्सिस में कितना है, जेड एक्सिस में कितना है ना। लेकिन आई का मतलब है कि कोई भी चीज़ सिर्फ एक्स एक्सिस में कितनी है। और देखो ये 1 है, इसकी यूनिटी 1 है, ठीक है। अच्छा, अब आपने 2 आएगा, क्यों? क्योंकि इसके साथ x आता है, ठीक है, याद रखना। अच्छा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। और फिर आएगा y, j आएगा आपके पास, j भी यूनिट वेक्टर है। फिर आएगा आपके पास प्लस z आएगा, z से पहले आपके पास आएगा z आएगा, फिर k आएगा। अच्छा, अब आप चाहो तो इसको नंबर भी दे सकते हो। x क्या है यहाँ पर आपके पास 2, और y क्या है यहाँ पर आपके पास 3, और z क्या है आपके पास 4, ठीक है। तो ये आपका हो गया ए वेक्टर। और यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है आपको। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा कि x का स्क्वायर x2 है, y का स्क्वायर y3 है, और z का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड आ गया। इन दोनों की वैल्यू फाइंड करके इधर रख दोगे। ये चीज़ हम पूरी की पूरी सॉल्व कहाँ पर कर चुके हैं? मैथ के अंदर सॉल्व कर चुके हैं। अब आप देखो ये चीज़ लिखी हुई है, इसमें बुक में लिखी हुई है, ये चीज़ नहीं लिखी हुई ना। उन्होंने बस क्या किया, एक का वेक्टर और ए, वो भी मैग्नीट्यूड नहीं दिखाया। तो ये सब काम टीचरों के हैं जो वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। समझ गए ना? यूनिट वेक्टर ज़्यादा लंबा नहीं खींचता हूँ, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताने के लिए। अब आपको पता चल रहा है, अब मैं बोल रहा हूँ बार बार डायरेक्शन बताने के लिए, शायद समझ ना आ रही हो। अब देखो आपके पास है I2, डायरेक्शन पता चल गई कि I में हमारे पास जो है वो 2 है, यानी हम इधर इस डायरेक्शन में हैं, हम इस डायरेक्शन में है ना। 3 है हमारे पास J, यानी हम इस डायरेक्शन में हैं, इस डायरेक्शन में। Z है या K है हमारे पास, ये K भी होता है, ठीक है, वो है 4, हम इस डायरेक्शन में। देखो डायरेक्शन पता चल गई ना, कितना सिंपल था। अच्छा, बस दिल लगा के पढ़ो, कोई मसला नहीं है। अच्छा, फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसको आप ग्राफ में या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में उठाकर कहीं भी रख दो। फिर समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, फ्री वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसको आप उठाकर कहीं भी रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे? अभी ये वेक्टर जो बना हुआ वो फ्री नहीं है, क्यों? क्योंकि ये यहाँ से शुरू हो रहा है, ये एक पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन डिफाइन कर रहा है, ये फ्री वेक्टर नहीं है। अब मैं फ्री वेक्टर बनाता हूँ, एक फ्री वेक्टर बनाता हूँ, ठीक है। फ्री वेक्टर का इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होता, यही डेफिनेशन भी लिखी हुई है। अच्छा, मैं यूनिट वेक्टर की भी डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। अ यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज अ वेक्टर इन एनी स्पेसिफाइड डायरेक्शन हुज मैग्नीट्यूड इट्स यूनिटी। अ यूनिट वेक्टर ओनली स्पेसिफाइड द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन बताता है और इसकी वैल्यू 1 होती है। देखो यहाँ I1 है, J1 है, K1 है, मतलब उनके साथ 1 है, वो खुद 1 है, उसके साथ x पे तो वैल्यूज़ हैं लेकिन वो खुद तो 1 है ना, ये याद रखना। फ्री वेक्टर, यहाँ पर मैंने एक वेक्टर बनाया a, ये a वेक्टर है, ये वाला नहीं है, मैं अलग बना रहा हूँ, ठीक है। चलो इसको a ना कहूँ, इसको मैं b कह लूँ। मैंने कहा था ना, अगर ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ नहीं आएगा आगे कुछ नहीं आएगा। तो देख लो आपके सामने, फिजिक्स पढ़ाने में जो बात है मज़ा आ जाता है। तो ये बी वेक्टर है, फ्री वेक्टर है, कहीं भी रख दो, आपकी मर्ज़ी। मेरा दिल नहीं चाह रहा उसको वहाँ रखने का, मैं यहाँ रख देता हूँ। सर आपने गलत जगह रखी है, मैं बोलूँगा नहीं मैंने गलत जगह तो नहीं रखा है, मैंने अपनी मर्ज़ी से रखा है, आप यहाँ रख लो। आप अच्छे स्टूडेंट हो तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, यहाँ रख लो। मैं ऐसा कर रहा हूँ, देखो ये भी यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, तब्दील नहीं हुआ, वो बी ही है, लेकिन कहीं भी रख पा रहा हूँ मैं उसे, फ्री वेक्टर है ना। कुछ लोग होते हैं जो फ्री होते हैं, उनको कहीं भी ले जाओ, आ जाओ भाई इधर चलते हैं, आ जाओ भाई उधर चलते हैं, आ जाओ भाई नहीं चलते, आ जाओ भाई प्रोग्राम कैंसिल, ख़त्म बात। अच्छा, तो उन्हें कहते हैं हम फ्री लोग, लेकिन भाई वो भी बहुत काम के होते हैं। देखो आपके लिए टाइम निकालते हैं अपना, तो कोई भी इंसान जो है वो हमारे लिए एक आसानी ही पैदा करता है। तो भाई फ्री वेक्टर भी यही चीज़ है, जहाँ चाहे उठाकर रख दो ग्राफ में, उसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होता, याद रखोगे। क्या याद रखोगे? फ्री वेक्टर वो वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है, जहाँ भी चाहो ग्राफ में उठा के रख दो, इतनी सी तो बात है, ख़त्म बात।
कराची के अंदर नाज़माबाद है। ये बात याद करना मुश्किल थोड़ी ना है, बस ये बात याद करना भी मुश्किल नहीं है कि फ्री वेक्टर वो वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होता, जहाँ भी उठा के चाहे रख दो, ख़त्म बात। यही लिखा हुआ है देखो यहाँ पे। अब फ्री वेक्टर, और ये देखो बना हुआ भी है, ग्राफ में बनाया हुआ भी इन्होंने। अब फ्री वेक्टर कैन बी मूव्ड और ट्रांसलेटेड विदाउट चेंजिंग इट्स essential characteristics such as magnitude and direction. It is represented by arrow. अच्छा, मैंने एक छोटी सी चीज़ आपको नहीं बताई यूनिट वेक्टर में, वो भी मैंने बतानी थी कि ये जो होता है ना, आप इसे बोलते हो कैप बोलते हो, ये जो लगा हुआ है ना, ये कैप होता है, और ये कैप ही बताता है कि ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है, ये यहाँ पर बड़ा है तो मैंने कहा बताऊँ, ये इसके ऊपर कैप लगा हुआ है। यूनिट वेक्टर जब भी लिखोगे कैप लगाओगे। अब देखो मैंने कहा था आई भी यूनिट वेक्टर है, जे और के, तो देखो उन पे कैप्स लगे हुए हैं, इसीलिए। तो कैप क्यों लग रहा है, एरो क्यों लग रहा है, इस बात को बहुत अपने दिमाग में रखो, आगे की डेरिवेशंस आसान हो जाएंगी आपके पास। ठीक है, तो समझ गए ना फ्री वेक्टर। और इसका इनिशियल पॉइंट यानी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक तब्दील नहीं करनी पड़ती, जहाँ चाहे उठाकर अपनी मर्जी से रख दो। एसेंशियल मतलब स्टार्टिंग, कैरेक्टरिस्टिक मतलब खसूसियत, तो शुरू की खसूसियत इसकी तब्दील नहीं करनी पड़ती, जहाँ भी है उठा के रख दो, मसला नहीं है। अब आखिरी पढ़ते हैं पोजीशन वेक्टर। देखो अगर आपको लग रहा है ना मैं थोड़ा लंबा कर रहा हूँ, तो अगर मैं लंबा नहीं करूँगा, बातों को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, तो यकीन मानना आपको कभी समझ नहीं आएगी बात। तो कभी भी ये ना समझिएगा कि मैं अपना वॉच टाइम लेने के लिए ये सब कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इतने पैसे नहीं मिल रहे हैं यूट्यूब से कि मैं वॉच टाइम के लिए ये हरकत करूँ। ठीक है, चलो पोजीशन वेक्टर। एक बात याद रखना, पोजीशन वेक्टर पोजीशन बताने के लिए इस्तेमाल होता है। तो सर डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन अलग चीज़ है, पोजीशन अलग चीज़ है। डायरेक्शन ये कि कोई चीज़ एक्स एक्सिस में कितनी है, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में, ये डायरेक्शन। पोजीशन क्या है? वो है कहाँ पर, है कहाँ पर। मैं बोलूँ ईस्ट की डायरेक्शन में चले जाओ, चले जाएं। ईस्ट तो बहुत बड़ा है, इंडिया से शुरू करें, जाते रहे, लेकिन मैंने पोजीशन तो नहीं बताई आपको कि रुकना कहाँ था। मैं कहूँ ईस्ट की डायरेक्शन में जाओ, जापान पे जाके रुक जाओ। ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपको पता है ईस्ट की तरफ आता है जापान पाकिस्तान के। तो मैंने क्या कहा, ईस्ट की डायरेक्शन में जाओ। डायरेक्शन तो आपको पता चल गई, पोजीशन का क्या है? अगर आप बोलते हो पोजीशन और डायरेक्शन एक ही चीज़ है, चलो देखो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो है वो तंग कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पोजीशन और डायरेक्शन अलग अलग चीज़ें हैं भाई, सब समझ में आने वाली बात है ना। मैं बोलूँ ज़रा ईस्ट की डायरेक्शन में जाओ ईस्ट की डायरेक्शन में। आप बोलोगे सर ईस्ट की डायरेक्शन में इंडिया भी है, बांग्लादेश भी आ जाएगा करीब करीब, कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, हम तो दोबारा घूमकर पाकिस्तान ही आ जाएंगे। ईस्ट की डायरेक्शन में कहाँ जाना है? मैं बोलूँ ईस्ट की डायरेक्शन में जापान चले जाओ, जापान, ठीक है, जापान चले जाओ। अब बात वाज़ेह हो गई ना, यानी डायरेक्शन और पोजीशन दोनों चाहिए। तो वेक्टर में भी तो डायरेक्शन पोजीशन दोनों चाहिए आपको। अच्छा अब देखो पोजीशन वेक्टर, अब पोजीशन वेक्टर समझ आ गया है, कंफ्यूज नहीं होना। ये एक पी पॉइंट है, P1 के इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दूसरा भी बनाऊंगा। वाई एक्सिस पे कितना है, एक्स एक्सिस पे कितना है, 3 है, वाई एक्सिस पे कितना है, 4 है, जी एक्सिस पे कितना है, ये भी 4 ही रख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा मुझे आप ये बात बताओ, ठीक है, कमेंट सेक्शन में मैसेज करो, मुझे आपका जवाब चाहिए। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इनके दरमियान एंगल थीटा क्या होता है? कमेंट सेक्शन में मुझे हर बच्चे का जवाब चाहिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया है, मैं चेक तो करूँ कहीं ऐसा तो नहीं है यहाँ से सुन रहे हैं वहाँ से निकालना है। एक्टिव लिसनर बनो। एक्टिव लिसनर कब बनते हो? जब टीचर फ़ौरन सवाल कर ले, बस बेटा ज़रा जवाब तो दो इसका। ये पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर क्या है? ग्राफ में किस पॉइंट पर आप हो, किस पॉइंट पर, यानी एक्स एक्सिस से कहाँ हो, वाई एक्सिस से कहाँ हो, जेड एक्सिस से कहाँ हो। ये आपके घर किसी को आना है तो पोजीशन बताते हो ना उसको अपनी एड्रेस यानी पोजीशन। आप बोलते हो कि कोरंगी की तरफ आ जाओ, यानी आपने एक डायरेक्शन बता दी। फिर आप बोलते हो कोरंगी का इलाका है, कोरंगी के इलाके तो मुझे भी नहीं पता, अब कोरंगी का इलाका, कोरंगी के तो मुझे भी इलाके नहीं पता, चलो नाज़माबाद में आ जाओ, इधर आ जाओ, हमारी तरफ आ जाओ, नाज़माबाद आ जाओ। अब आप बोलेंगे नाज़माबाद कहाँ? मैं बोलूँ नाज़माबाद में मक्का मस्जिद की तरफ आ जाओ, तो फ़ौरन आप वहाँ आ जाओगे, है ना। तो इसी तरह इधर भी है कि डायरेक्शन बताई और लोकेशन बता दी, पोजीशन बता दी। अच्छा तो देखो इससे आपको पता चल रहा है आप एक्स एक्सिस पे कितने पर हो, थोड़ा सा आगे कर लो, एक्स एक्सिस पे कितने पर हो, 3 पर। याद रखना पोजीशन वेक्टर का इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है, इसको आप फ्री वेक्टर की तरह मूव नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर है, इसीलिए इसका इनिशियल पॉइंट फिक्स रहेगा। अच्छा और 4 है वाई एक्सिस पर, 4 जेड एक्सिस पर भी है। अब ये बताओ मुझे ये कितना है,
P2 को मुझे ज़रा एक्सप्लेन करो कि ये P2 एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पर कितना है, और इसको कमेंट सेक्शन में मुझे लिख कर दे दो। ठीक है, जेड एक्सिस कुछ भी रख लेना, लेकिन एक्स और वाई में गलती नहीं करना। तो पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ लो। अ पोजीशन वेक्टर दैट इंडिकेट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज रिफर्स टू एज अ पोजीशन वेक्टर। तो वो वेक्टर जो कि ग्राफ में पोजीशन बताए कि कोई चीज़ कहाँ पर मौजूद है, उसकी हेड कहाँ पर है, टेल नहीं बताता, ये हेड बताता है कि उसका हेड कहाँ पर है। टेल भी देख सकते हो आप, टेल उसकी किधर है, एक्स से भी जीरो, वाई से भी जीरो, जेड से भी जीरो है। ठीक है, याद रखना यहाँ पर तीनों चीज़ें जीरो होती हैं, इसको याद रखना। तो उस वेक्टर को आप पोजीशन वेक्टर कहते हो। चलो, ये हमारा एक्सप्लेन हो गया, यहाँ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो तीनों वेक्टर मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन किए, मैं उम्मीद करता हूँ भूलोगे नहीं, याद रखोगे। नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, मैं ज़रूर आपको बता दूंगा। अच्छा भाई, ग्रुप में ज़रूर ऐड होइएगा। ग्रुप की फ़ीस बड़ी है, मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ वजूहात थी जिसकी वजह से बड़ी है। जानबूझ के नहीं बढ़ाई है, मजबूरन बढ़ाई है। तो आप लोग ग्रुप में ऐड होंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को तमाम मटेरियल वहाँ मिलेगा। फ़ीस सालाना 2000 है, माहाना 2000 नहीं है, सालाना, सिर्फ साल में एक बार। ठीक है, अब आप हिसाब लगा लो, 12 को डिवाइड कर दो 2000 से, तो आई थिंक ये पर मंथ 170 रुपये, 180 रुपये बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगी फ़ीस। ठीक है, तो 180 रुपये पर मंथ फ़ीस, कोचिंग की फ़ीस इस मंथ, इस टाइम पे ना 6000 रुपये पर मंथ है, लेकिन हमारी 180 रुपये पर मंथ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद